Hello students, I am Dr. Meet from Department of English Government National College Sirsa. Um, Today in this video we are going to discuss the next chapter. It's question time by J.V. Narlikar. ये जो पार्ट 1 है ये मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ और उसका कारण था कि कुछ स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट थी देयर शुड बी मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश एंड आई एम जस्ट ट्राइंग इट. आई होप यू लाइक इट. So let's begin by getting acquainted with the author. J.V. Narlikar is an Indian astrophysicist and he was a brilliant student. He topped in mathematics at Cambridge. He served as a Barry Ramsay Fellow in King's College, Cambridge University, and he was founder director of Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics. जब ये सेंटर एस्टेब्लिश हुआ तो जो उसको एस्टेब्लिश करने वाले डायरेक्टर थे, फाउंडर डायरेक्टर, वो नार्लिकर थे. He also served as the chairperson of the advisory group of textbooks in science and mathematics published by NCERT. NCERT की जो बुक्स जो हैं वो आपने स्कूल में पढ़ी ही होंगी. And he is globally known for his work in cosmology and is defender of the steady state cosmology against the more popular बिग बैंग थियोरी. बिग बैंग थियोरी जो है वो यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में, यानी कि ये जो यूनिवर्स है वो स्टार्ट कैसे हुआ उसके बारे में एक थियोरी है. और नार्लिकर ने एक ऑल्टरनेट थियोरी दी यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में. उनको 1965 में पद्म भूषण दिया गया और 2004 में पद्म विभूषण. He was also awarded UNESCO's Kalinga Award in 1996. UNESCO जो कि यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन की UN की ही ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है. और ये अवार्ड जो है लोगों को इसलिए दिया जाता है, इट्स गिवन टू द पीपल those who have made a considerable contribution in popularizing science. तो साइंस को पॉपुलराइज करने के लिए ये अवार्ड जो था वो नार्लिकर को दिया गया. He has done considerable work to promote scientific temper and outlook among the younger generation by creating a substantial body of essays and short stories to debunk popular superstitions and myths. उन्होंने काफ़ी काम है उनका साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करने के लिए और यंगर जनरेशन में जो साइंस को लेके इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे शॉर्ट स्टोरीज लिखी और जो सुपरस्टिशंस हैं यानी कि अंधविश्वास हैं उनको दिखाने के लिए कि कैसे हमें उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए, उनको एक्सपोज करने के लिए भी उन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी और ताकि जो साइंटिफिक टेम्पर है वो प्रमोट हो सके. He has written many books to popularize science and this essay is based on his own personal experiences. हम देखेंगे कि कैसे वो कुछ अपने experiences भी share करते हैं इस essay में. And his aim here is to promote an attitude of questioning, particularly among children. कि बच्चों में कैसे questioning का जो attitude है वो develop होना चाहिए क्योंकि वो एक scientist हैं and without questioning attitude you cannot have development in science. So that is his aim in this present chapter or essay. So let's begin with the essay itself. Now the piece starts with very interesting sentence, or it has very interesting opening. He says curiosity killed the cat. Now this is an English expression. और क्या मतलब है इसका? जब हमने किसी को warn करना होता है किस बारे में कि जब कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करता है और कई बार वो क्वेश्चनिंग जो हमें अच्छी नहीं लगती है, अनवांटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको वार्न करने के लिए कहा जाता है कि भाई याद है क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट. सो इट्स अ काइंड ऑफ एन एक्सप्रेशन टू वार्न समबडी कि अगर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं तो यू कैन लैंड इन ट्रबल, आप मुश्किल में पड़ सकते हैं. तो सोसाइटी इन जनरल डिस्करेजेस क्वेश्चनिंग और ये जो एक तरह की वार्निंग है तो इससे जो वो बिगिन करते हैं ऐसे को. और ये जो आपके सामने है इसमें एक नीचे बड़ा इंटरेस्टिंग सा राइडर है, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट बट यू आर नॉट अ कैट. मतलब ये कि आप यू आर अ ह्यूमन बीइंग सो यू शुड बी आस्किंग क्वेश्चंस
and this is what this present essay is about. Now he says curiosity killed the cat. What killed curiosity? If ठीक है, curiosity killed the cat, it was because of curiosity that cat got killed. It landed in trouble. It landed itself in trouble and finally got killed. लेकिन ठीक है, कैट ने तो अपने आप को पंगा ले लिया और she got herself killed by because of curiosity. And cat is considered to be very curious animal. और इसी की वजह से शायद कहते भी हैं कि she has got 9 lives and maybe वो सारी lives फटाफट spend कर देती है because of it. So anyway, लेकिन curiosity किसने kill की? And answer is very interesting one. The answer is cat. So curiosity ने cat को मारा और cat ने curiosity को. How? He means C for conformism, A for ant, and T for teaching. So cat means conformism and teaching killed the cat. And he says I am talking of curiosity in the context of school education, of course कि school education के बारे में मैं बात कर रहा हूँ. अब conformism क्या होता है? Conformism means एक set of behavior और attitudes जिसमें जो समाज में जो तौर तरीके चल रहे हैं, जो एस्टेब्लिश हैं, जो माने गए हैं, उन्हीं को फॉलो करते रहना, जिनको अप्रूवल हासिल है उनका या जो एक्सेप्टेड है, जो चल रहा है उसी के पीछे चलना जो है वो एक कन्फॉर्मिज्म है. और नेचुरली जब कोई क्वेश्चन करता है तो वो कन्फॉर्मिस्ट नहीं हो सकता. और दूसरा, जब अगर कोई कन्फॉर्म करता है तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी की स्पिरिट नहीं होगी, बिकॉज जो क्यूरियोसिटी है वो आपसे क्वेश्चन करवाती है, आप कुछ और जानना चाहते हो. क्यूरियोसिटी, आई होप यू अंडरस्टैंड, इज डिजायर टू नो मोर. जिज्ञासा जिसे आप कहते हैं कि कुछ और जानने की इच्छा, जो है उससे परे जानने की इच्छा. एंड वो अगर होती है तो नेचुरली आप कंफॉर्मिस्ट नहीं हैं, यानी कि आप जो चल रहा है आप उसको मान नहीं रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. आप उसके या तो एक्सप्लेनेशन मांगेंगे कि ये क्यों है, या जानना चाहेंगे उसके पीछे कारण क्या है. हो सकता है वो कारण सही ना भी निकले, या क्या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है. ये जो सब चीजों के लिए क्यूरियोसिटी है वो कन्फॉर्मिज्म से आपको डाइग्रेस करवाती है, उससे परे लेके जाती है. तो वो कहते हैं कि जो कन्फॉर्मिज्म है उसने क्यूरियोसिटी को किल किया. और वो कह रहा है कि मैं ये बात कह रहा हूँ खास करके स्कूल एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में. और दूसरी जो चीज कह रहा है वो टीचिंग. सो ही इज आल्सो कंप्लेनिंग अबाउट द टीचिंग, कि टीचिंग ने किल किया. एंड ही इज सेइंग दैट ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट स्कूल एजुकेशन, लेकिन कॉलेज एजुकेशन के बारे में आई थिंक यू आर बेटर पीपल टू कमेंट अपॉन दैट. In his autobiography, the famous astrophysicist Fred Hoyle recounts an episode from his primary school days. अब ये फ्रेड हॉयल जो हैं वो एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन और एस्ट्रोफिजिस्ट हुए हैं. लेकिन इंटरेस्टिंग जो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो नार्लिकर के टीचर थे, मेंटोर थे, और उनके साथ उन्होंने पीएचडी भी किया. तो वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में, ऑटोबायोग्राफी जो है, बायोग्राफी इज लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन, और जब वो लाइफ स्टोरी जो है वो पर्सन खुद लिखता है तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, रिकाउंट का मतलब होता है टू टेल समथिंग अबाउट, स्पेशली समथिंग यू हैव एक्सपीरियंस, जो आपने एक्सपीरियंस किया हो, या किसी चीज को नरेट करना, बताना. तो वो क्या बताते हैं कि his school teacher had told the class that a certain type of flower has 5 petals. Young Fred was curious and wanted to check the facts by looking for these flowers. अब उनके एक स्कूल टीचर थे और उन्होंने उनको कहा कि एक खास किस्म का जो फूल होता है, फ्लावर होता है, उसमें 5 पेटल्स होते हैं. जैसे कि पढ़ाया जाता है आपको, कोई बॉडी पार्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं या लीफ की स्ट्रक्चर पढ़ाई जा रही है, तो उसमें उन्होंने उनको बताया कि उसकी 5 पेटल्स होती हैं, पंखुड़ियां. अब जो फ्रेड थे, ही वाज अ क्यूरियस पर्सन, एंड उन्होंने सोचा कि चलो जाके देखते हैं. उन्होंने फूल देखने शुरू किए. ही फर्स्ट मस्ट हैव गॉन
और गए होंगे और ढूंढे होंगे वो फूल, और then he checked the flowers and started counting the petals. And what did he find? While most did have 5 petals, he came across one that had 6. So हुआ क्या कि जब वो देख रहे थे तो ज्यादातर के तो 5 पेटल्स ही थी, लेकिन एक जो फ्लावर था उसको मिला which had got 6 petals. तो उसकी 6 पंखुड़ियां थी. He brought it to the attention of the teacher. अब जब ऐसा कुछ होगा तो क्या किया जाएगा? One I think possibility is कि जो एक curious person है वो excited होके भागा भागा आएगा कि look what I found, और इसका क्या मतलब है. दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि आप कोई ऐसा सोचे कि भाई ये ना कहें टीचर कि तुमने तो फूल ही गलत ढूंढ लिया, तो चलो जी एक पेटल गिरा देते हैं, 5 ही होनी चाहिए, टीचर ने 5 कहा है, 5 ही होनी चाहिए, विल गो विद 5 पेटल्स. सो दिस इज वन पॉसिबिलिटी, और ये कन्फॉर्मिस्ट है, बट हमारे जो फ्रेड साहब थे, ही वाज ऑफ कोर्स अ बडिंग साइंटिस्ट, तो वो तो क्यूरियस थे, एंड ही वेंट टू द टीचर. Had there been only 4 petals, one could explain the fact by arguing that one had fallen off. But how do you explain the extra petal? अब वो कहते कि अगर मान लो उसकी 4 petals होती हैं, 3 होती हैं, तो आप ये कह सकते थे कि बेबी एक गिर गई होगी. अब 6 petals जो हैं वो आप ये तो नहीं कह सकते कि आप एक और स्टिक करवा नहीं सकते हैं उसमें. So you had to accept that it was there. So it was a flower with 6 petals. So question was the rule of 5 petals wrong after all? He asked. Question naturally उनके दिमाग में आया कि क्या ये जो रूल बताया गया था उनको कि जो 5 petals होती हैं इस फ्लावर में, वो क्या गलत था? Was it wrong? Now with this question he had gone to teacher. अब पता नहीं आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं टीचर्स के साथ, लेकिन जो इनके टीचर थे उनको ये बात पसंद नहीं आई. The teacher was not used to being so questioned and responded by boxing the boy's ears. Fred Howard did not take it lying down. अब जब उनको ये बताया गया तो उन्होंने क्या किया? Box one's ears होता है to hit somebody with your hand on the side of head. तो उनके एक लगा दी उन्होंने. That is, there was a punishment. So what happened that this child who was curious and उन्होंने कोशिश की जाके मैं खुद चेक करूं, और करने के बाद उन्होंने कुछ नई बात ढूंढी भी कि ये जो है इनमें से कुछ फ्लावर ऐसा भी निकल सकता है जिसमें वो 5 पेटल्स ना हो, और उसके रिस्पॉन्स में उनको क्या मिलता है? पनिशमेंट. So this is kind of education system he is talking about. लेकिन एक नॉर्मल जो चाइल्ड होता है या वो क्या होता कि भाई ठीक है टीचर ने अब कह दिया तो नेक्स्ट टाइम डोंट आस्क एनी क्वेश्चन. एंड इट हैपेंस, जनरली इट हैपेंस. और शायद जब फ्रेड के साथ ये हुआ होगा तो बाकी जो बच्चे देख रहे होंगे उनके माइंड पे भी यही असर पड़ा होगा कि डोंट आस्क क्वेश्चंस. बट of course, as I said, Fred जो थे, he was a budding scientist and he did not take it lying. Take it lying means to refuse to be treated badly by someone. वो insult को accept ना करना, तो उन्होंने तो नहीं accept किया. And this is not the way of answering a legitimate question. He argued and managed to convince his mother that she should change his school. और उनका एक आर्गुमेंट था, लेजिटिमेट होता है वैसे तो अकॉर्डिंग टू लॉ भी होता है, भी होता है, जिसे जायज आप कहते हैं, बट हियर आल्सो मींस रीजनेबल, कि अगर कोई रीजनेबल क्वेश्चन है तो उसको जवाब देने का ये कोई तरीका नहीं है. एंड ही कन्विंस्ड हिज मदर. उनकी मदर जो थी, शी मस्ट हैव बीन अ वेरी सेंसिबल लेडी, वो अपने बच्चे की बात पे कन्विंस भी हुई और उन्होंने उनका स्कूल चेंज कर दिया. एंड ही बिकेम अ साइंटिस्ट. So again, Narlikar again relates another experience of his own. ये तो जो था वो experience था फ्रेड की लाइफ में से.
So far as putting a lid on child's curiosity is concerned, Indian schools have been no different. तो अगर फ्रेड के साथ ये हुआ, फ्रेड हॉयल के साथ, जो कि एक ब्रिटिशर थे, तो उनके साथ इंग्लैंड में हुआ, लेकिन कहते हैं कि इंडियन स्कूल जो है वो उससे अलग नहीं है, जहां तक के पुटिंग अ लिड ऑन चाइल्ड क्यूरियोसिटी इज कंसर्न। पुटिंग अ लिड होता है, जैसे लिड होती है ढक्कन लगा देना, तो पुटिंग अ लिड ऑन मीन्स कि किसी चीज को ग्रो करने से रोकना। तो जहां तक कहते हैं कि बच्चे की क्यूरियोसिटी को ग्रो करने की से रोकने की बात है, उसको वहीं दबा देने की बात है, तो इंडियन स्कूल भी कोई वहां से बेहतर नहीं है। एंड ऑफ कोर्स द इंसिडेंट ही हैज नरेटेड, उससे हमें पता चलता है कि अगर कोई और बच्चा देखेगा तो नेचुरली वो सोचेगा कि क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, तो भाई मुझे नहीं मरना है, so he would stop asking questions. Now generally what happens, children are encouraged to memorize the text as well as the answers to questions raised therein, regardless of whether they understood the subject matter or not. किया क्या जाता है स्कूल्स में, आमतौर पे उनको हम एनकरेज करते हैं कि आप याद करें, जो क्वेश्चन है उनके आंसर है उनको याद करें और फिर जाके एग्जाम में लिखाएं। इस चीज की बिना परवाह किए, ये बिना सोचे कि वो बच्चे को समझ आया कि नहीं, उसने अंडरस्टैंड किया कि नहीं, उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो स्टूडेंट्स को क्लियर हुए कि नहीं, विदाउट एनी कंसर्न विद दैट, हम जनरली we encourage students just to memorize the matter, and their schools hardly provide suitable outlet to their spontaneous questions in case they didn't. आउटलेट होता है जब किसी टैलेंट को, एनर्जी को, क्वेश्चन को, डाउट को एक एक्सप्रेशन देने का कोई जरिया हो, आउटलेट निकलने का कोई रास्ता जब हम देते हैं। स्पॉन्टेनियस मीन्स जो है हैपनिंग नेचुरली, बिना किसी प्लानिंग के, जो बिना अपने आप जो आपके मन में आता है, वो क्वेश्चंस अगर उसके मन में आते हैं, अगर उसको कुछ नहीं समझ आया या डाउट्स आते हैं, तो उनको एक्सप्रेस करने का कोई भी जो प्रोविजन है या कोई मेथड्स हैं या कोई चैनल्स हैं, वो हमारे जो स्कूल्स हैं वो प्रोवाइड नहीं करते हैं, यानी कि उनको कोई एक्सप्रेस करने का मौका स्टूडेंट्स को नहीं मिलता। This fact was driven home to me in the following way. Driven home means make something clearly and fully understood. तो कहते कि ये बात मुझे कैसे समझ आई वो मैं बताता हूँ। For years I had been operating a scheme of encouraging students to ask questions. वो चाहते थे कि बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं they should be encouraged to ask question, वो क्वेश्चन पूछें, वो encourage करना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने एक स्कीम बनाई, और वो क्या थी, at the end of a public lecture there would be inevitable autograph seekers. Rather than give my autographs then and there, I would announce that one could get my autograph by sending a postcard with a question relating to what I had talked about, and that my answer would carry my signature. Inevitable means something certain to have, जो होना ही होता है, और seeker meaning a person who is trying to find or obtain something. seek से बना है, seek का मतलब होता है कि कोई चीज ढूंढने या पाने की कोशिश करना, like seek God, seek truth, seek advice, and seek से seeker, like write to writer or play to player, poem to poem. So what उनकी जो स्कीम थी वो क्या थी कि जब वो पब्लिक लेक्चर, और वो साइंटिस्ट थे तो उनको बुलाया जाता था लेक्चर देने के लिए, और वो जब पब्लिक लेक्चर देने के लिए उनको बुलाया जाता तो उसके एंड में क्या होता कि लोग आते उनसे ऑटोग्राफ मांगने के लिए। तो ऑटोग्राफ, हाँ, साइंटिस्ट और स्कॉलर्स से भी लोग लेते हैं। आई नो सम ऑफ यू मे बी थिंकिंग कि भाई ये तो फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर्स से ही ऑटोग्राफ लिए जाते हैं, बट कुछ लोग इसलिए आते हैं कि उनको एडमायर कर रहे होते हैं, कुछ लोग इसलिए आते हैं कि उनको एक सेलिब्रिटी की तरह देख रहे होते हैं। तो एनीवे वो जब आते तो वो कहते कि मुझे पता था वो लोग आएंगे, तो मैं वहाँ अनाउंस कर देता कि भाई आप घर जाइए और एक घर जाके जो मैंने बोला है उससे रिलेटेड कोई भी एक क्वेश्चन लीजिए और मुझे एक पोस्ट कार्ड पे लिख के पोस्ट कर दीजिए।
और उसके जवाब में आपको मैं उसका जवाब भेजूंगा लिख के, और उसमें मेरे नेचुरली सिग्नेचर भी होंगे और वो मेरे ऑटोग्राफ आपको मिल जाएंगे। सो एक बड़ी इंटेलिजेंट स्कीम जो उन्होंने निकाली कि पहली बात तो लोग ध्यान से उस लेक्चर को सुनेंगे, एंड देन जो इंटरेस्टेड होंगे वही they will take the trouble of writing to him. So that was the scheme. And then the system worked reasonably well for a while and was based on the premise that of those who rush in for an autograph of the speaker, usually only a small fraction are serious about the subject. Premise होता है कि an idea or theory on which the statement or action is based, कि जिस बेस पे वो बात कही जाती है। तो इसका आधार क्या था? वो ये था कि ज्यादातर लोग जो भागे आ रहे हैं ऑटोग्राफ के लिए, उनमें से एक फ्रैक्शन, a part of them were actually serious about the subject, and therefore they would be, but he says, so only those would filter through the scheme and take the trouble to write. I was only too happy to spend time replying to their questions as they represented a spontaneous outlet of human curiosity. और ये एक बढ़िया ढंग था फिल्टर आउट करने का कि who those are actually interested, they would take a trouble and they would write. And he says I would be very happy कि मैं उनको जवाब दूं, क्योंकि वो लोग वो थे those who represented spontaneous outlet of human curiosity, जो naturally जिनके अंदर क्यूरियोसिटी थी और उसका एक्सप्रेशन क्या था, वो क्वेश्चन की फॉर्म में आया और वो मेरे पास आता था तो मैं बहुत खुशी से उनका जवाब देता। One NGO in Mumbai subsequently published a booklet of these question answers in Marathi under the title Science Through Postcards. In fact, कहते हैं कि बाद में एक NGO means non government organization, और बुकलेट जो है छोटी बुक है वो उन्होंने पब्लिश की, जिसका टाइटल उन्होंने दिया साइंस थ्रू पोस्टकार्ड्स, जो उनमें क्वेश्चन आंसर थे उसको लेके। However, we Indians are good at misusing well-intentioned programs. इंटेंशन का मतलब जिस पर्पस या जिस गोल के साथ वो काम शुरू किया गया था उसको मिसयूज करने के लिए हम कहते हैं उसमें हम वी आर वेरी गुड एट इट, हम माहिर हैं उसमें। अब इंटेंशन क्या थी ऑथर की? माई इंटेंशन वॉज टू एनकरेज स्पॉन्टेनिटी इन आस्किंग क्वेश्चंस, कि जो नेचुरली किसी के मन में सवाल आते हैं उसको एनकरेज करना मेरा पर्पस था। स्पॉन्टेनिटी द क्वालिटी ऑफ बीइंग नेचुरल रेदर देन प्लान्ड इन एडवांस। लेकिन हुआ क्या, उससे बिल्कुल उल्टा शुरू हो गया। Some school teachers began to dictate questions to their class which were to be sent to me by the students. कुछ स्कूल्स में जैसे बड़ा होता है कि जी हमारे बच्चे उस साइंटिस्ट से बात कर रहे हैं या उनको लिख रहे हैं, उनको जवाब भी आया, तो स्कूल में टीचर्स ने क्या करना शुरू किया कि क्लास में कहा कि जाएं और कहें कि बेटा चलो निकालिए अपनी नोटबुक्स और नालिकर साहब को आप ये रिक्वेस्ट भेजेंगे और उनसे ये क्वेश्चन का जवाब देंगे। और वो क्वेश्चन जो है वो बच्चे के मन में नहीं आ रहा है, वो टीचर उनको डिक्टेट कर रहा है। तो वो तो ये चाह रहे थे कि स्पॉन्टेनियस आउटलेट हो, बिना प्लानिंग के, जो नेचुरली बच्चे के मन में आएगा। लेकिन यहाँ प्लान करके जो टीचर हैं उन्होंने क्वेश्चन डिक्टेट करवाने शुरू कर दिए, और रिजल्ट वाज दैट दिस 1 week I would receive 50 postcards with identically phrased questions preceded by identically phrased requests for my autographed answers. कि मुझे क्या है क्वेश्चन आएंगे और उसमें आइडेंटिकली मीन्स एक जैसी, फ्रेज्ड एक ढंग से बिल्कुल फ्रेज करना, एक ढंग से एक्सप्रेशन में क्वेश्चन होंगे और एक ही ढंग से लिखे गए रिक्वेस्ट होंगी उससे पहले कि मैं उनको अपने ऑटोग्राफ्स के साथ आंसर्स भेजूं, और वो all from the same class same school, उसी स्कूल के उसी क्लास के बच्चे सारे के सारे। now precede means पहले आना, precede पहले आना, come before, succeed means come after, and there is another word proceed, that means to begin a course of a certain things, let's proceed further for example। तो अब उनके साथ ये होना शुरू हो गया कि जी टीचर्स ही डिक्टेट कर रहे हैं क्वेश्चन और एक जैसे 50 पोस्ट कार्ड आ रहे हैं जिनमें एक जैसे क्वेश्चन है, एक जैसी
रिक्वेस्ट है, उनकी लैंग्वेज भी सेम है. So then there were instances of students sending in routine textbook questions which the teacher should have answered but did not, because the teacher said, since Dr. Nalekar is answering these questions, you better ask him rather than me. फिर क्या था, जो टेक्स्ट बुक में आपके क्वेश्चन होते हैं नॉर्मल, जो एक टीचर जो आराम से क्लास में जवाब दे सकता है स्टूडेंट्स को, वो भी आने शुरू हो गए कि टीचर कहेंगे कि भाई नालेकर साहब दे रहे हैं जवाब, आप उन्हीं से पूछ लीजिए, उनको एक पोस्ट कार्ड डाल दीजिए. सो अब ये सब जब होने लग गया, एंड ऑफ कोर्स इट वाज नॉट व्हाट ही हैड एक्सपेक्टेड, इट वाज नॉट द intention of the scheme. So he was very disappointed and reluctantly, therefore I have now stopped the scheme. Reluctantly means with reluctance, hesitation, unwillingly, बिना, वो चाहते तो नहीं थे, उनका मन नहीं था उसको बंद करने का, लेकिन उनको वो स्कीम जो थी वो डिसकंटिन्यू करनी पड़ी. Our school syllabi, teaching methods and examinations are, with a few exceptions, based on encouraging conformism and rote learning. वो कहते हैं कि जो हमारा पूरा सिस्टम है, देखिए हमारे सिस्टम जो एजुकेशन है उसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं. एक है सिलेबाई, जहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है कि आपको पढ़ाया क्या जाएगा. फिर टीचिंग जो कि हम कर रहे हैं, उसमें टीचिंग मेथोडोलॉजीज होती हैं, अलग अलग ढंग होते हैं पढ़ाने के. और तीसरा जो है एवेल्युएशन, जिसमें आपको टेस्ट किया जाता है कि जो आपने पढ़ा है वो कितना आपने रिटेन किया है. सो ये जो कि आपके एग्जाम होते हैं जिसमें, तो ये 3 एस्पेक्ट हैं. तो कहते हैं तीनों लेवल पे, सिलेबाई के लेवल पे, एग्जाम टीचिंग मेथोडोलॉजी के लेवल पे और एग्जाम के लेवल पे, हमारा जो सिस्टम है वो किस चीज को इनकरेज करता है, कन्फॉर्मिज्म को और रोट लर्निंग. रोट लर्निंग होती है लर्निंग बाय मैकेनिकल रेपिटेशन ऑफ थिंग्स, जो रटा मारते हैं बार बार याद करके आप किसी चीज को, तो उसको हम इनकरेज करते हैं, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है कि उसमें याद करके रिप्रोड्यूस किया जाए. कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग या सॉल्यूशंस के ऊपर हमारा बहुत ज्यादा जो है वो एम्फेसिस नहीं है. तो नेचुरली जिस ढंग के एग्जाम आएंगे तो पढ़ाया भी उसी ढंग से जाएगा और पढ़ा भी उसी ढंग से जाएगा. सो वो कहते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो रोट लर्निंग को जो है वो प्रमोट करता है, एनकरेज करता है, कन्फर्मिज्म को करता है, क्योंकि एक एक्सपेक्टेड स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस होता है और एक्सपेक्टेड स्टाइल ऑफ आंसर्स होता है. तो उसी ढंग से अगर लिखा जाएगा तो ये माना जाता है कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. यहाँ पे जो सिलेबाई है ये प्लूरल है सिलेबस का, जैसे इसी तरह फंगस का फंगी बनता है. Now questions by students are discouraged for several reasons. The teacher does not have the confidence to answer the question, or the question, although a good one, may be irrelevant to the subject matter in the syllabus. कई कारण हो सकते हैं, जैसे वो दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन डिस्करेज किए जाते हैं. उसका कारण एक हो सकता है कि टीचर में कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो जो सवाल पूछा जा रहा है उसका वो आंसर दे सके, और दूसरा ये है कि वो क्वेश्चन जो है वो रेलिवेंट ही नहीं है जो पढ़ाया जा रहा है उसकी. और थर्ड, or the class is too big for the teacher to be able to establish a one-to-one rapport with each and every pupil. Rapport means a friendly and harmonious relationship. Pupil means a student. तो स्टूडेंट के साथ क्योंकि क्लास इतनी बड़ी होती है तो पॉसिबल नहीं होता टीचर का कि 1-to-1 जो है कम्युनिकेशन हो सके. एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ टाइम फॉर क्वेश्चंस एज द सिलेबस इज क्रैम्ड विद टू मच मैटर. क्रैमिंग मीन्स अगेन टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अ शॉर्ट टाइम, जो आप एग्जाम टाइम में करते हैं. तो शॉर्टेज ऑफ टाइम होती है क्योंकि बहुत सारा सब्जेक्ट मैटर होता है और उसको क्रैम भी करना. Whatever the reason, curiosity takes a backseat well behind memorization of the subject matter. वो कहते थे कारण कुछ भी रहे, लेकिन फाइनली होता क्या है कि जो क्यूरियोसिटी है वो बैकसीट मीन्स टू हैव और एज्यूम अ सेकेंडरी पोजीशन और बिकम लेस इम्पॉर्टेंट. तो लेस इम्पॉर्टेंट हो जाती है और मोर इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, मेमोराइजेशन फॉर द टीचर एज वेल एज फॉर द लर्नर. We may proudly assert that this is the way our ancestors acquired knowledge, which was orally learnt, memorized, and then passed on to the next generation.
orally means जो हम बोल के पास ऑन करती है। सो वही मैं प्राउडली assert, हो सकता है हम बड़े प्राइड से कहें कि जी हमारे एंसेस्टर यानी कि हमारे फोर फादर्स पूर्वजों ने भी ऐसे ही नॉलेज हासिल की थी, और क्योंकि उस टाइम पे रिटन लिटरेचर नहीं था तो वो बोल के याद करके एक से दूसरी जनरेशन को वो नॉलेज पास ऑन करते थे। दिस इज द वे वेदास वर हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। हैंडेड डाउन मीन्स पास ऑन टू from one generation to another. It also tells why we do not have the wealth of written knowledge of ancient origin as in the West or in the China. Okay, the writer says that this was the way Vedas were passed on from one generation to another. वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास हुए मेमोराइजेशन से ही, और ये भी बताता है कि क्या कारण थे कि रिटन नॉलेज जो एशियंट ओरिजिन की, पुराने समय की, वो हमारे यहाँ वैसे नहीं थी जैसे कि वेस्ट में थी या चाइना में थी। सो दैट आज के लिए इतना ही, एंड वी विल मीट फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर in next video. Thank you.